अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं ऑर्थो में बोन ट्यूमर्स। इनका एक बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत डेप्थ आपने पैथो में पढ़ी हुई है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो हम ज़रूर कवर करेंगे। सो आपको पता है कि बोन ट्यूमर्स को हम पहले क्लासीफाई करते हैं कि उनका ओरिजिन क्या है। आइदर वो बोन फॉर्मिंग है, कार्टिलेज फॉर्मिंग है, वो मैरो से अराइज हुए हैं, या वो जॉइंट सेल ट्यूमर है। इस क्लासिफिकेशन के बाद सेकंड क्लासिफिकेशन होती है कि आइदर ये ट्यूमर बिनाइन है या ये मैलिग्नेंट है। ठीक है, अगर बोन फॉर्मिंग बिनाइन होगा तो दैट इज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा या ऑस्टियोब्लास्टोमा, और इसी का जो मैलिग्नेंट कंपोनेंट होगा दैट वुड बी ऑस्टियोसार्कोमा। और अगर हम कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर की बात करें तो उनमें कॉन्ड्रोमा का वर्ड ऐड हो जाता है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा या कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। और इसी के मैलिग्नेंट की बात करेंगे तो कॉन्ड्रोसार्कोमा। जो मैरो से बिनाइन ट्यूमर अराइज होता है वो इओजिनोफिलिक ग्रैनुलोमा होता है, जबकि अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करें तो वो इविंग सार्कोमा और मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। इविंग सार्कोमा आपने याद रखना है एंडोथेलियल सेल से अराइज होता है और मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल से अराइज होता है। इविंग सार्कोमा ज्यादा कॉमनली पाया जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, और जॉइंट सेल ट्यूमर की अगर हम बात करें तो इसमें ऑस्टियोक्लास्टोमा या मैलिग्नेंट जॉइंट सेल ट्यूमर आते हैं, जिसको अभी डिस्कस करेंगे। एक ये क्लासिफिकेशन होती है, एक आइदर बिनाइन एंड मैलिग्नेंट होती है, और एक तीसरी क्लासिफिकेशन ये भी होती है कि बोन के किस पार्ट से वो राइज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते थे कि ऊपर एपिफिसिस होती है, फिर हमने कहा दरमियान में डायफिसिस होती है, फिर हमने कहा ये एपिफिसिस है, डायफिसिस है, और यहाँ पे बीच में मेटाफिसिस है। ठीक है, ये एपिफिजियल ट्यूमर है, मेटाफिजियल है, डायफिजियल है। ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। इन तीनों में से एक एक एग्जाम्पल भी पता है तो वो भी काफी एक वाइवा में पूछ लेते हैं। डायफिसिस से जो ट्यूमर अराइज होता है वो इविंग सार्कोमा, मेटाफिसिस से जो होता है वो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा या ऑस्टियोसार्कोमा है, और जो एपिफिसिस से अराइज होते हैं वो जॉइंट सेल ट्यूमर या कॉन्ड्रोब्लास्टोमा हो सकते हैं। अभी सबसे पहले हम बोन फॉर्मिंग ट्यूमर जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बताया कि 3 मेन ट्यूमर्स आते हैं, 2 बिनाइन और 1 मैलिग्नेंट। बिनाइन कौन है? ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, जबकि मैलिग्नेंट कौन है? ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, अभी इनको डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही आसान से हैं। सबसे पहले अगर बेटे हम यहीं पे बात कर लें ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की, तो जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है ये जरा इफेक्ट करता है, नंबर 1 आपने याद रखना है, यंगर एज ग्रुप को। ठीक है, यंगर एज ग्रुप के लोग मोस्टली जो 5 से 30 के बीच है ना, 5 से 30 के बीच हैं, उनको ये ट्यूमर इफेक्ट करता है। उसके बाद आपने याद रखनी है, सेकंड बात याद रखनी है कि ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं, अगर हम इनकी साइट की बात करेंगे, एक तो एज ग्रुप की बात होगी ना, ये सारी बात अब मैं ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की कर रही हूँ। ठीक है, एक तो ये इफेक्ट करता है यंगर एज ग्रुप को, दूसरा अगर हम साइट की बात करें तो आपने याद रखना है कि ये स्पेशली लॉन्ग बोन से अराइज होता है। लॉन्ग बोन्स भी कौन सी होती हैं? जैसे कि आपको पता है कि फीमर हो गई, उसके बाद हमारे पास टिबिया हो गया, फीमर का हेड मोस्टली टिबिया हो गया, या फिर हमारे पास फेमोरल बोन है। ठीक है, फेमोरल हेड फीमर एक ही बात है, टिबिया है, ह्यूमरस है, ये मोस्ट कॉमन साइट होती हैं। अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करेंगे तो ओवरऑल उसने कहा कि बस ये एक बिनाइन सा ट्यूमर है, इसके बारे में हम इतना परेशान नहीं होते और ना ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली आपने याद रखना है कि प्रेजेंटेशन कैसी होती है, इसकी प्रेजेंटेशन सुन के ऐसे लगता है जैसे हमें भी है। इसकी प्रेजेंटेशन में यूजुअली पेशेंट को टांगों में, हड्डियों में पेन होता है। ठीक है, और वो पेन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज हो रहा होता है, और वो क्या करता है बेटे? पेन कॉज करता है। और पेशेंट ये कहेगा कि ये पेन डॉक्टर साहब मुझे ज़्यादा जो है वो नाइट में सोने से पहले बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर मैं कोई भी एनसेड वगैरह, एस्पिरिन या कोई भी एनसेड, कोई भी पेन किलर लेता हूँ तो यूजुअली आराम आ जाता है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा यंगर एज को इफेक्ट करता है, लॉन्गर बोन से राइज होता है, बिनाइन ट्यूमर है। कॉमन प्रेजेंटेशन इसकी पेन है इन द बोन, जो कि वर्सन होता है नाइट पे और रिलीफ हो जाता है एस्पिरिन लेने से। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इसकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग किस तरह से होती है। रेडियोलॉजिकली 2 चीज़ें हम करते हैं, एक्सरे और सीटी इसके लिए डायग्नोस्टिक होता है। एक्सरे और सीटी पे बेटे ये बोनी लीजन्स होती हैं जिनका साइज 2 सेंटीमीटर से कम है। हमें वहाँ पे वोवन सी बोन नजर आती है, और उस वोवन बोन को ऐसे एक नाइडस सा बना हुआ होता है, वोवन बोन होती है, और उसको ऊपर से सराउंड करी होती है रिएक्टिव बोन। ठीक है, बाकी सीटी इसके लिए डायग्नोस्टिक हो सकता है। नाउ द लास्ट थिंग इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में ये 2 to 3 ईयर्स में ऑटोमेटिकली खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये खुद रिजॉल्व नहीं हो रहा नॉन ऑपरेटिव मेजर से, या पेशेंट के लिए ये वरीसम है, तो फिर इसके अंदर हम लोग इंटरवीन करते हैं। इंटरवीन में भी हम क्या करते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं, या इवन के उस एरिया पे रिजेक्शन भी की जा सकती है। ये बहुत ही आसान सी बात है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कुछ आपसे पूछा जाता है। नंबर 2 हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेटे ऑस्टियोब्लास्टोमा
को, चूंकि दोनों बिनाइन ट्यूमर है तो वो कहता है कि ऑस्टियोब्लास्टोमा भी बिनाइन ट्यूमर है बोन का। इंपॉर्टेंट बात आपने बस ये याद रखनी है कि इस ट्यूमर की जो लीजन्स होती हैं, एक तो वो लार्जर होती हैं और दूसरा साइट का फ़र्क है, वो ज़रा लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करता है, जबकि ब्लास्टोमा वर्टिब्रा को मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है। और हमने इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना होता है, और ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, क्यूरेटाज करते हैं और एक्सीजन कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइट। ठीक है, सो ये बिनाइन ट्यूमर तो दोनों बहुत आसान से हैं, इसमें से कोई चीज़ आपसे नहीं पूछी जाती। अब जो बोन का एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है दैट इज ऑस्टियोसार्कोमा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पैटर्न एमसीक्यू में आ जाता है, सो वो डिस्कस करते हैं और वो एंड पे मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी। सो ऑस्टियोसार्कोमा बेसिकली क्या है, ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी है बोन्स की बच्चों के अंदर। तो ये एक आपका एमसीक्यू हो गया कि ऑस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी है बोन्स की। अब बोन्स के अंदर दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी मैलिग्नेंसी और मोस्टली सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब मेटास्टैटिक ट्यूमर होते हैं। बोन एक बड़ी फेवरेट साइट है फॉर मेटास्टेसिस, जो भी ब्रेस्ट का ट्यूमर होता है, लंग्स का है, प्रोस्टेट का है, स्पेशली मेल्स में प्रोस्टेट का वो बड़ा जल्दी मेटास्टेसाइज करता है टुवर्ड बोन्स। ठीक है, अच्छा, तो हम ये बात करें कि ऑस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी है जो बच्चों में पाई जाती है। अगर हम इसकी पीक इंसिडेंस की बात करें, एज की बात करें, तो 9 से 16 साल के लोगों को ये इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद बेटे इंपॉर्टेंटली आपको साइट्स का अंदाजा होना चाहिए, जैसे हमने कहा फर्स्ट वाला लॉन्ग बोन्स में, सेकंड वाला वर्टिब्रल कॉलम को, और ये मोस्टली इन्वॉल्व करता है अराउंड द नी जो आपका एरिया है उसको, या फिर अपर आर्म को। ठीक है, और अगर हम उसके भी ज़्यादा बोन की भी फर्दर लोकेशन की बात करें तो ये मेटाफाइसियल ट्यूमर है, ये मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करता है, उसको इवेड करता है। ठीक है, लॉन्ग बोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे जो लीजन का पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो होता है सेक्लेरेटिक और लिटिक लीजन्स होती हैं। सो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मेटास्टेटिक इन्वेजन थी या मेटास्टेसिस इन्वॉल्वमेंट थी और सेक्लेरेटिक और लिटिक लीजन्स थी, तो ये कौन सा ट्यूमर है। ठीक है, सो इसके साथ एक और पैटर्न भी आपने याद रखना है कि बोन का जो पेरियोस्टियल है उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, और इस पेरियोस्टियल रिएक्शन की वजह से ओवरऑल इसकी जो अपीयरेंस आती है वो सन रे टाइप स्पेक्यूलेशन, ऐसे जैसे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती तो वो आती है। सो ये सन रे टाइप स्पेक्यूलेशंस या सेक्लेरोटिक और लिटिक लीजन और प्राइमरी ट्यूमर सबसे ज़्यादा जो कॉमन बच्चों के अंदर है वो ऑस्टियोसार्कोमा। तो ये सारे आपके एमसीक्यू पॉइंट हैं, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करता है, सेक्लेरोटिक और लिटिक लीजन्स होती हैं और सन रे टाइप अपीयरेंस आती है इसकी ड्यू टू पेरियोस्टियल रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये वाला पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से करता है, तो मेन प्रेजेंटेशन जो है वो पेन हो सकती है और जो भी बोन इन्वॉल्व है उसमें हमें स्वेलिंग मिल सकती है। ठीक है, और ज़्यादातर पेशेंट कहता है कि माइनर ट्रोमा के बाद इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है, और ज़्यादातर पेशेंट के अंदर हमने देखा कि हमें साथ में पायरेक्सिया भी मिलता है और WBC काउंट भी रेज्ड होता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करते हैं, CT और MRI कर देते हैं बोन का, जो कि डायग्नोसिस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा CT और MRI के अलावा बोन की बायोप्सी, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो हम बायोप्सी भी करते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट बेटे हमारे पास ट्रीटमेंट का आता है। ट्रीटमेंट में हम 3 चीज़ें करते हैं, नंबर 1 सर्जरी करते हैं, नंबर 2 कीमोथेरेपी होती है, और नंबर 3 हमारे पास क्या होती है, रेडियोथेरेपी। ठीक है, सो ऑस्टियोसार्कोमा की ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन है। ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है जो कि बोन्स को इन्वॉल्व करती है, स्पेशली बच्चों में। मेटाफाइसियल ट्यूमर है, इसमें सेक्लेरोटिक और लिटिक लीजन्स हमें मिलती हैं। उसके बाद सन रे स्पेक्यूलेशन है, पेन, स्वेलिंग और माइनर ट्रोमा के बाद विद पायरेक्सिया पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। CT, MRI एंड बायोप्सी जो है वो डायग्नोस्टिक है, और ट्रीटमेंट इसका सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी है। सो ये बेटे तीनों ट्यूमर्स हो गए जो बोन के हैं, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोसार्कोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा। ये दोनों बिनाइन है और ये मैलिग्नेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स की। सो कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर में हम सबसे पहले देखेंगे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ठीक है, नंबर 2 हम देखेंगे कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, और नंबर 3 इसके अंदर हमारे पास होता है कॉन्ड्रोसार्कोमा। ठीक है, वो भी लाइक जिस तरह भी हमने ये ट्यूमर पढ़े उनकी तरह बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की। ठीक है, अब ये जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है ये मोस्ट कॉमन बिनाइन कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर है। अब ये चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी बेटे याद रखती हैं।
कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर में मोस्ट कॉमन जो बिनाइन ट्यूमर है वो क्या है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ठीक है, ये ज़्यादातर जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी सरफेस से अराइज होता है। सो लॉन्ग बोन की सरफेस से ये अराइज होता है। अब अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में आपने याद रखना है कि ये एज अ बोनी आउट ग्रोथ अपेयर करता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये बोन है और बोनी आउट ग्रोथ सी लग रही होती है ये, और इस आउट ग्रोथ को ना ऊपर से कार्टिलेज क्या करती है, सराउंड करती है। इसलिए कहते हैं कि इसकी जो अपेयरेंस होती है वो कैसी होती है, मशरूम लाइक अपेयरेंस है। ठीक है, तो ये भी अगर मेंशन कर दे एमसीक्यू में तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी अपेयरेंस जो है वो कैसी होती है, मशरूम लाइक होती है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ये ऐसे ट्यूमर हैं जो स्लोली ग्रो करते हैं और इनका जो ग्रोथ साइज होता है वो स्केलेटल मैच्योरिटी के साथ साथ बढ़ता जाता है। ऑल्थो इनमें मैलिग्नेंट चेंजेस रेयर है, लेकिन ये चेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट आता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, तो बहुत ज़्यादा पेन इंडिकेट कर सकता है इसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन को। सो उस टाइम पर हम क्या होते हैं, इसके बारे में वरिड होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपको ना मशरूम लाइक वो मिलती है और ये पैटर्न आपको दे भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो मोस्टली ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है, लेकिन सम टाइम पेशेंट जो है वो पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। अगर हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करें तो जब हम एक्सरे करते हैं पेशेंट का तो तकरीबन इसका साइज वेरी कर सकता है, 2 to 15 सेंटीमीटर की लीजन हमें मिल सकती है और ये ज्वाइंट से अवे ग्रो कर रही होती है। एक्सरे के ऊपर जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि इसकी मशरूम लाइक अपेयरेंस होती है, और मशरूम लाइक अपेयरेंस का मतलब कैल्सिफाइड स्टॉक होता है विद रेडियोलूसेंट कैप। ठीक है, अब नीचे आप लोग तस्वीर देखें बुक में तो उन्होंने एक स्टॉक बनाया हुआ है और फिर एक कैप सी बनी हुई है। सो ये कैल्सिफाइड सा स्टॉक होता है और ये रेडियोलूसेंट कैप होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक लीजन्स के साथ आएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल रिजेक्शन करनी पड़ती है, और अगर ए सिम्टोमेटिक है तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है शदीद पेन। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है। सो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन मैलिग्नेंसी है कार्टिलेजस की, लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करता है और लॉन्ग बोन की सरफेस पे ये उगता है और इसको बाहर से कार्टिलेज कवर करता है, ज्वाइंट से अवे ग्रो कर रहा होगा और मशरूम लाइक इसकी अपीयरेंस है। ये बातें काफ़ी हैं आपको याद रखने के लिए। नंबर 2 हमारे पास होता है कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा भी बिनाइन ट्यूमर ही होता है, ये यूजुअली लाइफ के सेकंड से थर्ड डिके में इफेक्ट करता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटे कि इसको हम कॉर्डमैन्स ट्यूमर भी कहते हैं, इसको हम क्या भी कहते हैं, कॉर्डमैन्स ट्यूमर भी कहते हैं। ये ज़रा यंग एडल्ट्स में होता है। अगर हम इसकी साइट की बात करेंगे तो आपने याद रखना है ये लॉन्ग बोन की एपिफिसिस को। सो एपिफिसिस, मेटाफिसिस, डायफिसिस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, सो ये किसको इन्वॉल्व करता है, एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करता है और लेटर ऑन इसमें मेटाफिसिस की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। अगर हम इसकी भी पैथोलॉजी की बात करें तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है हाइलीन कार्टिलेज का जो विद इन द फाइसस यानी हमारी जो ग्रोथ प्लेट है वहां से ओरिजिनेट होता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि लॉब्यूल्स होते हैं वेल सर्कमस्क्राइब कार्टिलेज के, वेल सर्कमस्क्राइब कार्टिलेज के लॉब्यूल प्रेजेंट होते हैं और वो इसको चिकन वायर कैल्सिफाइड लीजन की अपीयरेंस देते हैं। सो अगर चिकन वायर कैल्सिफाइड लीजन, ये मैं एंड पे आपको ज़रा रिवाइज कराती हूँ लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, चिकन वायर कैल्सिफाइड लीजन की अपीयरेंस का मतलब कॉन्ड्रोब्लास्टोमा है, मशरूम जो है वो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है। उसके अलावा आपको जो बताया कि लीजन बनी हुई होगी इस तरह से सन रे टाइप, तो वो ऑस्टियोसार्कोमा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रेजेंटेशन तो वो कहता है कि इसकी प्रेजेंटेशन यूजुअली डिलेड होती है। रेडियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलती हैं, लिटिक लीजन्स मिलती हैं। और ट्रीटमेंट के अंदर हम देखेंगे तो ट्रीटमेंट जो है वो क्यूरेटाज जो है वो ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, क्यूरेटाज जो है वो हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। लास्ट चीज़ हमारे पास कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर के अंदर आ जाती है कॉन्ड्रोसार्कोमा। ठीक है, क्या मिलता है हमें, कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा बेसिकली बिनाइन नहीं है, ये अब मैलिग्नेंट ट्यूमर है कार्टिलेज का। ये क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है किसका, कार्टिलेजस का। और वे कहते हैं कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है न्यूप्लाज्म का, और इसमें कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है ना बाय ट्यूमर सेल वो बड़ी ज़्यादा बन रही होती है। ये थर्ड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, क्या है, थर्ड मोस्ट कॉमन
थर्ड मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी है बोन की आफ्टर माइलोमा एंड ऑस्टियोसार्कोमा। हमने कहा सबसे पहले जो है वो ऑस्टियोसार्कोमा है, फिर मल्टीपल माइलोमा है और फिर कॉन्ड्रोसार्कोमा है। ठीक है, सो ये थर्ड प्राइमरी मैलिग्नेंसी है बोन की। मेजॉरिटी के ट्यूमर जो हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं, मेटास्टेसाइज भी नहीं करते। सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी जो प्रोग्नोसिस है ना वो बहुत अच्छी है। ठीक है, इनकी प्रोग्नोसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जनरली ये सोचा जाता है कि इनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और लो परसेंटेज ऑफ डिवाइडिंग सेल एंड पुअर वैस्कुलरिटी की वजह से ये रिलेटिवली कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी रेजिस्टेंट है। ठीक है, सो ये कीमो एंड रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। वाइड सर्जिकल एक्सीजन इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो ये बेटे आसान से 3 ट्यूमर्स हो गए। बोन वाले तो हमने रिवाइज कर लिए थे, कार्टिलेज वाले दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। नंबर 1 हमने कहा कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, फिर हमने कहा कि हमारे पास है कॉन्ड्रोसार्कोमा, और उसके बाद उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ठीक है, सो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा। जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा था वो मोस्ट कॉमन बिनाइन मैलिग्नेंसी है और ये थर्ड कॉमन मैलिग्नेंट मैलिग्नेंसी है। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि वो बस मशरूम लाइक अपीयरेंस होती है, इसमें चिकन वायर कैल्सिफाइड लीजन्स होती हैं और ये एक हेट्रोजीनियस सा ग्रुप है जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके याद रखने हैं। आखिरी 2 चीज़ें हमारे पास बच जाती हैं। नंबर 1 हमारे पास इविंग सार्कोमा और नंबर 2 हमारे पास है जॉइंट सेल ट्यूमर। ठीक है, इविंग सार्कोमा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चों के अंदर ना सेकंड मोस्ट, अब आप कहेंगे क्या मोस्ट बेटे, ये आप एक जगह लिखें और इसको बार बार रिवाइज करें। ये सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है चिल्ड्रन के अंदर, सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है ये चिल्ड्रन के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इफेक्ट करती है डायफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स को। ठीक है, ये इन्वॉल्व करती है डायफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, टिब्यूलर बोन, स्कैपुला और पेल्विस सबको। इसके जो मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स होते हैं वो आपने याद रखना है, वो एंडोथेलियल सेल से अराइज होता है, और जो मल्टीपल माइलोमा है वो प्लाज्मा सेल से अराइज होता है। ये तकरीबन जो 10 से 20 साल के बच्चे होते हैं उनको मोस्टली इफेक्ट कर रहा होता है, और इसकी जो मेन प्रेजेंटेशन है वो एज अ ह्यूज मास प्रेजेंट करते हैं। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, फीवर, मलेज और पेन भी हो सकते हैं, और पेन रात में ज़रा ज़्यादा होता है। लीजन की अगर हम बात करें तो ये लीजन लिटिक भी हो सकती हैं, ये सेक्लोरेटिक भी हो सकती हैं, और ये लीजन मिक्स भी हो सकती हैं। लेकिन किसकी? डायफिसिस की। पीछे जो लिटिक एंड सेक्लोरेटिक लीजन्स हम लोगों ने देखी थी वो किसकी थी? वो थी हमारे पास उसकी मेटाफिसिस की, ऑस्टियोसार्कोमा में। ठीक है, और इसमें डायफिसिस के ऊपर होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि पेरियोस्टियम में ना ऐसे न्यू बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो अनियन टाइप अपीयरेंस। तो अब आपने ये सारी अपीयरेंसेस भी याद रखनी है। अनियन टाइप या अनियन पील अपीयरेंस जो है वो हमें नजर आ रही होती है। एक्सरे हम लोग करते हैं, इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो मैसिव एक्स्ट्रा ऑशियस सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट है। ट्रीटमेंट में बेटे हम लोगों ने वही रेडियोथेरेपी करनी होती है, कीमोथेरेपी करनी है, जिससे 5 ईयर सर्वाइवल रेट 50% तक बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा इविंग सार्कोमा। नाउ द लास्ट इज जॉइंट सेल स्ट्रोमा। तो जॉइंट सेल ट्यूमर जो है वो लॉन्ग बोन की एपिफाइसिस को इफेक्ट कर रहा होता है। ये बिनाइन होता है लेकिन इसका मैलिग्नेंट कंपोनेंट भी हो सकता है। इसकी स्टिल एज अ बिनाइन एग्रेशन और लोकल रीअक्रेंस का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ये उन लोगों को इफेक्ट करता है जो 20 से 45 के बीच में होते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली अराउंड द नी अराइज होता है, लेकिन डिस्टल रेडियस और प्रॉक्सिमल ह्यूमरस वाली जगह पे भी हो सकता है। बाकी ये है कि इसके ऊपर अगर हम फाइंडिंग देखेंगे तो हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी फाइंडिंग मिलती है, उसको हम सोप बबल अपीयरेंस कहते हैं। सो ये सोप बबल अपीयरेंस आपने याद रखनी है, क्योंकि सेप्टा जो है वो ट्रांसफर्स कर रहा होता है इंटीरियर ऑफ बोन को। बाकी एक्सरे, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी फॉर स्टेजिंग एंड डायग्नोसिस, और ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे। सो बेटे अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ बता देती हूँ। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि अनियन पील अपीयरेंस कहाँ है। अनियन पील अपीयरेंस है इविंग सार्कोमा में। सोप बबल अपीयरेंस कहाँ है? सोप बबल अपीयरेंस है जॉइंट सेल ट्यूमर में। ऐसा ही है। फिर उसके बाद आपको तीसरा बताया था चिकन वायर कैल्सिफाइड लीजन। चिकन वायर कैल्सिफाइड लीजन्स कहाँ होती हैं? कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की मशरूम लाइक अपीयरेंस या मशरूम टाइप जो है फाइंडिंग्स वो किस में मिलती हैं? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में। उसके बाद हम बात करें सेक्लोरेटिक लीजन प्लस लिटिक लीजन ऑफ मेटाफिसिस और सन रे अपीयरेंस, तो ये हमें मिलती है इन ऑस्टियो सार्कोमा। ठीक है, और पहले दोनों में कोई ऐसा जो है वो नहीं था। ठीक है, सो ये किसके अंदर था? ऑस्टियोसार्कोमा में। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये है जी कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। अगर हम चिकन वायर लीजन्स की बात करें तो दिस इज कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, और ये मिलेगा हमें जॉइंट सेल ट्यूमर में, और ये हमें मिलेगी इविंग सार्कोमा में। ठीक है, सो ये MCQ पॉइंट हैं जो आपको आने चाहिए। बाकी
अच्छा किया बुरा किया, बट स्टिल हमने कर लिया इस चैप्टर को। इसमें बेटे आपके पास ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, इन तीनों बोन के ट्यूमर को एक जगह पे इकट्ठा करके लिख लें, जैसे हमने यहाँ रिवाइज किया। कार्टिलेज के ट्यूमर को कर लें और फिर आपके पास ये 2 ट्यूमर रह जाते हैं, तो छोटे से आपके नोट्स बनते हैं, या आप MCQ पॉइंट कर लें तो वो भी काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस को डिस्कस करेंगे।